जब चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हुआ था तो आप ही लोगों ने, मेरे समाज के बड़ों ने मुझ पे पगड़ी बनाई थी और जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी थी। और आज आप सबके आशीर्वाद और प्रयास से चौधरी अजीत सिंह जी के स्मृति में पहला इस प्रकार का अनोखा निर्माण हो पा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को प्राथमिकता बनाते हुए इस क्षेत्र के सम्मान में चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्ष के प्रति आदर भाव को लेके जिस प्रकार से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपने दिल से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी सांसद हैं, आपने बनाए हैं, और अच्छा लगता है जब जनप्रतिनिधि के ऊपर जनता का भारी दबाव हो। ये दबाव वो अभी महसूस कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि रोज करते रहें। इस दबाव के कारण जब उनके मुख्यमंत्री उनके पास आते हैं तो लंबा चिट्ठा वो सुना देते हैं, लेकिन आज इस मंच से हम कुछ मांगने नहीं है, ये मंच मांगने के लिए नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है, हम उनको उनके उस जीवन को याद करें, श्रद्धांजलि दें। यदि ये छपरौली का जज्बा नहीं होता, जुनून नहीं होता, भावनाएं नहीं होती किसानों के अंदर, तो चौधरी चरण सिंह जी के बाद जो देश भर में किसान, कमेरे और मजदूर की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम आया था, उसके बाद जिस प्रकार से चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको संभाला, ये संभव नहीं था। यहाँ के साधारण लोगों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ के साधारण लोगों ने जिनके पास अपने घर के परिवार के लिए खर्चा पूरा करने के लिए संसाधन नहीं थे, आप लोगों ने चंदा दे देकर चौधरी अजीत सिंह जी की लंबी राजनीतिक यात्रा का समर्थन किया। कल हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी में मानव जाति के लिए एक नया कोड लिखने वाला है। मैं मानता हूं उसी तरह चौधरी अजीत सिंह जी IITN खड़गपुर में, फिर अमेरिका में जाके इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने MSc करी, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने। जिस समय पूरे दुनिया में मात्र कम ही कंप्यूटर होते होंगे, और उन्होंने देश में आकर वही चौधरी अजीत सिंह जो 20 साल विदेश में रहे अमेरिका में, लेकिन वो पुत्र थे चौधरी चरण सिंह के, वो इस देश में आए और इस मिट्टी में, इस मिट्टी की बोली, इस मिट्टी के संस्कार, यहाँ की लड़ाई आप ही की भाषा में बोलते बोलते वे जो है आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको हर पल याद करता हूं। एक पिता का मूल्यांकन एक पुत्र कभी कर नहीं सकता। मुझे मालूम है, हम लोग तो शिकायत करते थे, अपने पिताजी से बच्चे जैसे शिकायत करते हैं कि आप हमें कम समय दे रहे हैं। आज मैं अपने बच्चों की स्थिति देख के समझता हूं कि वे हमें क्यों कम समय देते थे, क्योंकि उनका मिशन कुछ और था। इसलिए पिता के रूप में जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया वो अलग है। जिस प्रकार से उन्होंने समाज की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया, वह प्रेरणादायक मेरे लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए रहेगा। आधुनिक भाषा बोलने वाले, दुनिया की उभरती तस्वीर समझने वाले और गांव की भाषा बोलने वाले, किसान के बीच बैठने वाले, किसान के दुख दर्द को और समस्या को समझने वाले, उस दौर में वो एक अनोखे राजनेता थे। मुझे यहां उनके कार्य को गिनाने की जरूरत नहीं, अनेक उदाहरण हैं, बल्कि जब मैं आपके बीच आता हूं आप ही मुझे बैठा के कुछ किस्सा उनके बारे में सुनाते हो। मैं ये जानता हूं जो उनके दूसरे जीवन के पहलू थे उस बारे में कुछ व्यक्तिगत आपको बता सकता हूं। मैं उनसे पूछता था कि कंप्यूटर साइंस आपने क्यों चूज किया। IIT खड़गपुर के बारे में बताते थे कि कैंटीन बहुत खराब थी वो बताते थे कि उस समय कंप्यूटर जितना बड़ा एक कमरा होता उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। आज ये नौजवान जानते हैं कि छोटी छोटी चिप आ रही हैं। हमारे देश में पूना में CDAC में
दुनिया में 75वें स्थान पे जो जितने सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर हैं हमारे देश में, वो सुपर कंप्यूटर। नई टेक्नोलॉजी में देश आज बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन वो जमाना अलग था। चौधरी अजीत सिंह का काम मालूम क्या था? जब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनका काम था, वो एक पर्ची डलती थी मशीन में, उसमें छेद होते थे, उस कोड के हिसाब से जो है कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता था। वो आईबीएम में कार्यरत थे और आईबीएम में उनकी जिम्मेदारी थी एज कंप्यूटर साइंटिस्ट उस कोड को देखना, परखना, पहचानना। अगर कोड में कमी होती थी तो वो विशेषज्ञ तौर पे बुलाए जाते थे, भेजे जाते थे कि कोड में देखो कहां सुधार करना है। लाइन बाय लाइन देख के वो चिन्हित करते थे, यहां गड़बड़ी है उसमें, फिर ठीक करते। तो कंप्यूटर का कोड सुधारने वाले अमेरिका में यहां आए और समाज में कैसे सुधार हो सकता है, कैसे व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सकते हैं, वो कार्य उन्होंने अपने ऊपर लिया। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एआई ने अब समाज के लिए कोड लिखना है, ग्रामीण समाज के लिए एक कोड लिखने वाले चौधरी अजीत सिंह जी थे। आज भी क्योंकि ये बहुत बड़ा पैदावार गन्ने का होता है, लोग उदाहरण देते हैं, यहां जो क्रय शक्ति है लोगों के अंदर, जो लड़ने का सामर्थ्य है, वो उस कारण से है कि यहां जो उद्योग लग गए। आगे भी बहुत आवश्यकता होंगी और यहाँ के किसान मेहनती बहुत हैं। इन किसानों के लिए हम सबको मिलकर और काम करने की जरूरत है। मैं तो समझता हूं कि योगी जी, क्योंकि अध्यात्म को समझने वाले और विचार करने वाले एक व्यक्ति, और वे इस बात को जानते हैं कि किसान जो अन्न पैदा करता है वो भी अन्नदाता भगवान का ही रूप होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसान के किसी विषय पे जब कोई भी मसौदा मुख्यमंत्री जी के स्तर पे पहुंचता है तो उनकी कलम अपने आप चल पड़ती है, वो रुक नहीं सकती। और इसलिए मुझे विश्वास है सरकार पहले ही बेहतर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष का अपना काम, वो अपना काम निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक नकारात्मक सी भावना बैठ गई है। आपको भी धीमे धीमे समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आ ही लिया था, तभी मैं अलग हो गया था। कल अखिलेश जी बोल रहे थे संसद में, वो ये चाहते हैं कि कोई उनको 144 साल गिनाए तब वो मानेंगे कि महाकुंभ हो रहा है। संत रविदास जी ने कहा था कि जो मन में पवित्र भावना रखेगा तब पुण्य कमाएगा। सूरज निकल रहा है, जब मन है चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत भी संत रविदास जी के बहुचर्चित एक घटना पे आधारित है कि बहुत लोग गंगा स्नान पे जा रहे थे और संत रविदास जी के जाने वालों ने कहा कि हम भी, आप भी क्यों ना डुबकी लगाएं। उन्होंने कहा कि मेरा मन वहां नहीं रहेगा, मेरा मन यहाँ है, मुझे पुण्य नहीं मिल सकता। तो मन साफ रहना चाहिए और जो आप कार्य कर रहे हैं दिल साफ करके, पूरा दिल लगा के कार्य कीजिए। आज विपक्ष के नेता दिखावे की 1000 डुबकी लगा लें, लेकिन जब कोई इस तरह का बयान देता है, ये बात साफ दर्शाई जाती है कि उनका मन, उनका हृदय साफ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है, गुलामी के दिन भूल जाइए, आज नए संभावनाओं का भारत बन रहा है। जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं तो देखता हूं संसद में ताली नहीं बजाई जाती, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और यहां जितने लोग हैं जिन्होंने गुर्बत देखी है, गरीबी खुद महसूस की है, संघर्ष का जीवन बिताया है और आज भी संघर्ष करते हैं, जब इन्हें कोई कहता है कि आज नहीं तो कल, अभी हमारा विकासशील देश है लेकिन दुनिया के अव्वल देशों में हमारे देश की गिनती होगी और विकसित भारत बनेगा, तो सबके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आती है। ये राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नेता, उनके बोल हैं, आपने गौर किया हो क्या कहते हैं? हमारी लड़ाई, हमारे दल की लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, हमें तो स्टेट के खिलाफ लड़ना है। यानी कांग्रेस पार्टी के
नेता ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता हासिल करने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमें तो शायद करना पड़े तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ना, ये उनके बोल। तो इन नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना है और लोगों को बचा के रखना है। आज यूपी तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं कल का ही एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। बहुत चीजें तो दिखाई देती हैं, सरकारी घोषणा होती है, आज बड़े पैमाने पे यहां से लोकार्पण होने जा रहा है। ये भी चौधरी अजीत सिंह जी का सम्मान और आपका सम्मान है कि क्षेत्र धरती पे आके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की योजनाओं पे मुहर लगा रहे हैं। बहुत चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। किसी भी चीज को परिपक्व बनाने में बहुत तैयारी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश कहां से आ रहा है। 2020-21 में इस देश में डेटा सेंटर की पॉलिसी बनी। इसके पहले डेटा सेंटर क्या होता है शायद यूपी के किसी नेता को मालूम ही नहीं था, किसी अधिकारी ने कोई तैयारी नहीं की थी। और उस नीति के तहत हमने ये लक्ष्य रखा है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे होगा, डेटा सेंटर स्थापित होंगे। तभी जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कल विदेश में प्रधानमंत्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जिन्होंने कही है, वो तब संभव है अगर डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आएगी। उसी तरह सेमीकंडक्टर की पॉलिसी 2024 में पूरे देश में जितने राज्यों के शुरुआत की, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत करते हुए सेमीकंडक्टर की पॉलिसी तैयार की। और कैबिनेट ने 30,700 करोड़ की परियोजनाओं पे मोहर लगा दी कि ये निवेश होने वाला है। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हमारे प्रदेश की धरती पे लगने वाले हैं। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता। तो हम कहां से चल के आ रहे हैं। एमआरओ की प्रदेश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। एमआरओ की पॉलिसी भी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी सरकार लाई है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एमआरओ हमारे प्रदेश में होने चाहिए। कल बेंगलोर में एयर शो में मैं था, अब मुझे कितनी प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश की एक हाई लेवल टीम अधिकारियों की वहां मौजूद थी। एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एविएशन का इवेंट है जो भारत की धरती पे हो रहा है, एरो इंडिया 2025। और यूपी के अधिकारी वहां जितनी बड़ी कंपनियां थी उनके साथ बैठक ले रहे थे कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की धरती पे वो निवेश करें और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए संसाधन हम तैयार करें, संभावना तैयार करें। और मैं जानता हूं, जब मैं 9 से 14 एमपी था, पर एमपी नहीं रहा, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक डेलीगेशन में। कई सांसद थे, उसमें कुछ दक्षिण भारत के सांसद थे और मैं अकेला नॉन एमपी था। ऑस्ट्रेलिया में हम कई विभागों में हमने बैठक की। वहां के जो राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया देश में, उनके राज्यों के अलग अलग दफ्तर भी भारत में हैं। और जब उनके राज्य के हम सरकार के साथ बैठक करते थे तो भारत का उनका मानचित्र था, कहां कहां उनकी इंडस्ट्री है, कहां कहां उनके दफ्तर हैं, कहां कहां उनकी परियोजना लग रही हैं, कहां कहां वो निवेश करना चाहते हैं, उनको इंकित कर रखा था, निशान लगे हुए थे। आप ताज्जुब करोगे कि भारत के मानचित्र पे जितने निशान थे वो महाराष्ट्र तक थे और ऊपर कुछ हरियाणा तक थे। उत्तर प्रदेश की तो गिनती नहीं थी। उत्तर प्रदेश मानो कोई है ही नहीं राज्य उत्तर देश में। तो मैंने उनसे ताज्जुब करके पूछा कि आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहते हो। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आना है तो निवेशकों को पहले बताना होगा कि तुम्हारी पूंजी सुरक्षित है, जान माल को कोई खतरा नहीं है। दूसरे राज्य की सरकारें तत्पर रहती हैं, कहती हैं आइए हमारे यहाँ, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हमारे यहाँ कैप्टिव इतने लोग हैं, मजदूर हैं, क्षमता है उनके काम करने की, वो नौकरी भी आपके यहाँ करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई हमसे बात करने को राजी नहीं है। ये सारी तस्वीरें जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और योगी जी ने छोटी छोटी बारीकियों पे बल देना शुरू किया है। इन्वेस्ट यूपी की कल टीम बेंगलोर में थी, मैं बैठक में उनके साथ मौजूद था और मैंने देखा किस तरीके से जुनून के साथ वो कोशिश कर रहे थे कि यूपी की हमें कायाकल्प करनी है। ऐसे अधिकारी को मैंने आज तक नहीं देखा कार्य करते हुए। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए, ये महज शुरुआत है।
और ये चौधरी चरण सिंह की और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि है। मैं फिर यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। इस यात्रा में आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपने घर परिवार में खड़ा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप आशीर्वाद बना के रखिएगा। और जिस प्रकार से एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास मत जीत रही हैं, यूपी का चुनाव आपने देख लिया और दिल्ली का आपने चुनाव देख लिया, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए आपने देख लिए। तो इसलिए लोक दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या समझें, उनका हल करें। ये सरकार की पूरी ताकत जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर कि आप आए और ये प्रेरणा स्थल है। मेरा मंत्रालय भी यहाँ बहुत कोशिश कर रहा है। इस संस्था में जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसकी भी अपनी 75 साल का इतिहास है। और मैं जानता हूँ कि शिक्षा विभाग में यूपी ने कायाकल्प योजना में, अलंकार योजना में शिक्षण संस्थानों को, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब वो प्रभाव और असर दिखाई देने शुरू हुए हैं। असर की भी रिपोर्ट अभी आई है। सामाजिक संस्था है, अब तक बहुत आलोचना करती थी, उस रिपोर्ट ने भी माना है कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर सुधार हुआ है तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वो सुधार हुआ है। लेकिन ये शिक्षा और विद्या का मंदिर है। मैं मांगने तो नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा भी विभाग है, मेरी भी जिम्मेदारी है और हम भी हाथ बटाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी इस संस्था पे भी अपनी नजर रखें, अपना संरक्षण दें। इस संस्था में चौधरी चरण सिंह जी का हमेशा ध्यान रहता था, चौधरी अजीत सिंह जी का रहा, मेरी भी यहाँ निधि लग रही है। जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि इस संस्था में बहुत प्रतिभा यहाँ से जुड़ी हुई है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में बात भी हुई है, बागपत के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और वे खुद बताएंगे आपको। मैं भी उत्सुक हूँ उनका संदेश लेने के लिए। चौधरी अजीत सिंह जी से जो उन्होंने प्रेरणा ली, व्यक्तिगत तौर से उन्होंने उनको देखा, संसद भवन में उनके साथ कई घटनाएं हैं, वे वर्णन करेंगे। मैं फिर एक बार दोबारा अपने परिवारजनों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।